कायरोप्रैक्टर आखिर क्या भला है, क्या चीज़ है? कायरोप्रैक्टर जो है बेसिकली आपकी बॉडी के तमाम बोन्स को रीअलाइन करता है। फिर एक टांग लंबी और एक टांग छोटी महसूस होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपका जो पेल्विक एक्सिस है वो एंगल है वो टेढ़ा हो चुका है। मोबाइल का यूजेज स्पेशली लेट, इस पोस्चर में आपका आहिस्ता आहिस्ता रोटेटर कफ जो है वो अपनी जगह छोड़नी शुरू करता है, स्कैपुला बाहर आना शुरू हो जाता है और आपके ये एल्बो और रिस्ट के जो टेंडेंट्स हैं ये भी टेढ़े होने शुरू होते हैं। आपका घुटना खुद ही हील कर सकता है। ये 6-7 लाख रुपए का बिकता है। वो शख्स आपसे 5-6 लाख रुपए सिर्फ नहीं कमा रहा, वो 13-14 लाख रुपए आपसे कमा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर सैयद नुमान मशदी और हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फहद खान साहब। और फहद खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आप ज़रा अपना, वैसे तो माशाल्लाह आपकी ये तारफ़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड्स में आप काम कर भी रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो मेडिकल से रिलेटेड जो आपने तालीम हासिल की और जो आपके पास हुनर हैं, उनके बारे में ज़रा मुख्तसर बताएं हमारे नाज़रीन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मेरा ये है कि मैंने अपना इनिशियल तालीम यहाँ पर इस्लामाबाद में बीगन हाउस में मैंने की। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया और मेरा एमडी मैंने किया वहाँ से बॉस्टन मैसाचुसेट्स और एज ए जनरल फिजिशियन। और फिर उसके बाद मैंने डीसी किया, डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक जी। उसके बाद फिर मेरा मास्टर्स जेनेटिक्स में था, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में थी और पीएचडी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में। जी। तो यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद मैंने इस चीज़ का एहसास किया कि दो फील्ड्स जो हैं, बिकॉज आपको जनरल फिजिशियंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजिस्ट वगैरह भी हैं, लेकिन जेनेटिकल इंजीनियरिंग और कायरोप्रैक्टिक जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मेरा जो है मैंने स्टार्ट लिया एज अ कायरोप्रैक्टर। और यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं यानी कि इस फील्ड से नावाकफियत की वजह से उनको इस बारे में पता भी नहीं है, और प्लस ये है कि जो रोज़मर्रा की जो कुछ चीज़ें हैं कि जो अगर हम करें तो उससे हम अपनी बॉडी को कितना अच्छा रख सकते हैं और कितना यानी कि उसकी लॉन्जेविटी को हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ लोगों को रोशनास इंशाल्लाह ज़रूर करवाना चाहूँगा। जी, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो शायद हमें दवाइयों की या डॉक्टर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अगर पानी आप ज़्यादा पीते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, या एक्सरसाइज या दीगर चीज़ें जो हैं, तो ठीक है। अब इसके अलावा सबसे पहले तो हम आपका जो एक जिसकी वजह से आप ज़्यादा आपकी शोहरत है पाकिस्तान में माशाल्लाह, वो कायरोप्रैक्टर के तौर पे लोग आपको जानते हैं, और जो बाकी जेनेटिक्स वगैरह में माशाल्लाह आपका काफ़ी काम है, उसके बारे में शायद सब लोगों को ना पता हो। तो आज के शो में हम ज़्यादा अपना जो है वो दायरा कार वो कायरोप्रैक्टर का भी रखेंगे। तो ये ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि कायरोप्रैक्टर आखिर क्या भला है, क्या चीज़ है। और ये मेरा ख्याल है 99% लोगों को शायद इल्म नहीं पाकिस्तान में कि ये भी एक शोबा है मेडिसिन का। बिल्कुल। तो इसको ज़रा बताइएगा कि ये जो शोबा है इसमें क्या होता है और क्या इसके फ़ायदा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कायरोप्रैक्टर जो है बेसिकली आपकी बॉडी के तमाम बोन्स को, लिगामेंट्स को, मसल्स को, टेंडेंट्स को रीअलाइन करता है जी। उस रीअलाइन करने के बाद आप सर्जिकल प्रोसीजर से, ऑपरेशन से बच जाते हैं। जिस तरह अक्सरियत से ज़ायद लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है, किसी का फ्रोजन शोल्डर है, किसी की गर्दन में तकलीफ है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, चाहे वो डिस्क बल्जेस हैं या डिस्क प्रोट्रूजन्स हैं या जो भी है, या कोई मसल स्पैज्म है, मायोस्पैज्म वगैरह हैं, जी जी, या मायल्जिया या जो भी है। हाँ जी। और उसके बाद घुटनों के जो तकालीफें हैं, अब उसमें अगर एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड कायरोप्रैक्टर है
तो वो आपको हर किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर से और हर किस्म के ऑपरेशन से आपको बचाएगा, और थेरेप्यूटिक सेशंस देके आपकी बॉडी को रीअलाइन करके आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई ऑपरेशनल प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ता, ना कोई स्टेरॉइडल इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, ना कोई दर्द या पीड़ काटनी पड़ती है कि जी मेरा ये है मेरा वो है। बिल्कुल आपके घुटने, आपके शोल्डर्स, आपकी गर्दन, आपकी बैक, सब कुछ वापस रियलाइन हो जाती है। जी, यानी हम सर्जरी से भी बच जाते हैं, सर्जरी से भी बच हम जाते हैं, अद्वियात के साइड इफेक्ट से भी बच जाते हैं, बिल्कुल बच और ये सिर्फ आप जो है आपके जिस तरह एक मसीहाई आप कह सकते हैं कि हाथों से ही जी जी हाथों ये शिफा आ जाना। बिल्कुल ऐसे। जी जी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें कायरोप्रैक्टर से ही रब्ता करना चाहिए, मतलब जिसमें बहुत ये मौसर है और बहुत सारी जैसे आपने बताया बेनिफिट्स हैं, सर्जरी से बच जाना, मेडिसिन से बच जाना, मुसलसल तकलीफ में ना रहना, तो इसमें आपके एक्सपीरियंस में सबसे अहम वो कौन कौन से बीमारियां हैं जिनमें इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है? सर जी देखें, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह इवन के न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो कि लोगों को होते हैं, जिस तरह MND है, NMD है, जिस तरह आपका न्यूराइटिस, न्यूरल्जिया, नमनेस का ट्रैवल करना, सुन्न हो जाना, और उसके बाद जो है यानी कि एकदम चीज़ों का इस तरीके से रिएक्ट करना कि जी बिल्कुल जिस तरह वो आपके साथ कोई लटकी हुई चीज़ है, वो फॉरेन बॉडी है, वो आपकी बॉडी नहीं है, इस तरह की फीलिंग्स का आना। इसके अलावा आपको किसी जॉइंट में तकलीफ हो, जिस तरह अगर आपके पास कोई रोटेटर कफ इंजरी है या कोई टेंडन जो है वो टेयर हो गया है, या व्हाट्सोएवर कोई भी आपके पास कोई मसल्स का कोई प्रॉब्लम है, टेंडेंट्स का प्रॉब्लम है, लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है, आपकी कोई बोन जो है वो अपनी जगह से थोड़ा सा प्रोट्रूड करके साइड पे हो गई है, या व्हाट्सोएवर, तो उसमें क्या होता है कि हमारा काम यह होता है कि हम उसको जब बॉडी को रीअलाइन करते हैं, उस रीअलाइन होने के बाद बॉडी जो है यानी कि अपने सारी के सारी, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बॉडी बैलेंस हो जाती है। हमारे आजकल के वक्त में जितना हमारे जो पोस्चर रिलेटेड इश्यूज हैं, हम टेढ़ा बैठते हैं, हम क्या कुछ करते हैं, उसकी वजह से बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो टेढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी जो है उसकी एक साइड की यानी कि इंक्लाइनेशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बॉडी का बहुत सा रुझान, कुछ मैसेज बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बंदों को बननी शुरू हो जाती हैं। अब जब तक वो क्योर नहीं होता तब तक मामलात इंसान के बराबर नहीं होते। सही। और डॉक्टर साहब जिस तरह ये आजकल मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है, अक्सर लोग जो हैं वो गर्दन झुका के और कई कई घंटे और सारी सारी रात मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उनका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं होता, इसी तरह कुर्सी पे बैठने का तरीका सही नहीं आता। तो इस बारे में भी बताएं कि वो किस तरीके से आप बैठें, और फिर ये कि रात को सोते वक्त तकिए का साइज अप्रोप्रिएट क्या होता है, उसकी वजह से भी जाहिर है कि सर्वाइकल जो वर्टिब्री है उन पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बारे में भी एडवाइस करें आप सामीन को। सर बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये, हमारे आजकल के वक्त में जो बैठने का जो पोस्चर है वो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। एक तो हमारे बैठने के प्रोसीजर में हम अक्सर ये जो टांग पे टांग रख के क्रॉस लेग्स बैठते हैं, या फिर एक साइड पे ज़्यादा वजन डाल के बैठते हैं, तो उससे होता यह है कि कूल्हे की हड्डी के एक साइड पे वजन आने से आपकी जो सैक्रोइलियक जॉइंट का जो पूरा जो एक एक्सेस होता है, एक एंगल होता है, उसमें आपका एक फर्क आ जाता है। उसकी वजह से फिर आपको एक टांग भारी, एक टांग यानी कि आपको हल्की महसूस होती है, या फिर एक टांग लंबी और एक टांग छोटी महसूस होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपका जो पेल्विक एक्सेस है वो एंगल है वो टेढ़ा हो चुका होता है। जी जी। अब उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले जब भी आप बैठें तो आप दोनों कूलों पे हम वजन होके बैठें, ठीक है। एक साइड पे कभी इंक्लाइन नहीं करना, हमेशा आपने हम वजन होके बैठना है। दूसरी बात यह है, जब भी बैठे टेक लगा के बैठे, टेक के बगैर ना बैठे, क्योंकि जिस तरह अब इंसान है, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, इंसान इस तरह ये प्रॉपर पोस्चर है कि उसने अपने एंगल को, लंबर एंगल को और अपनी सर्वाइकल को सीधा रखना होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम इस तरह करते नहीं है। हम 2 मिनट के बाद जब थकना शुरू हो जाते हैं तो हम ये आहिस्ता से ही अपनी कमर निकाल लेते हैं। ये आर्क जो आपकी कमर में आती है, ये आपके थोरासिक और लंबर रीजन को बाहर निकालना शुरू करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्टिब्रास जो होते हैं और डिस्क्स जो होती हैं वो बाहर निकल कर
न्यूरल फोर्मिना को हिट करना शुरू करती हैं, और साथ साथ फिर डिस्क बल्जेस जो हैं जैसे ही वो बढ़ते चले जाते हैं तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैनाल को यानी कि जो है ना वहां से लीकेजेस होनी शुरू होती हैं, और वहां से काफी मसाइल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब जहां तक लोगों का मोबाइल देखने का ताल्लुक है या ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करने का ताल्लुक है, पहली बात जिस तरह मैंने पहले बताया कि कूल्हे की हड्डी को दोनों को बराबर करके बैठें। हमेशा कोशिश ये करें, जिस तरह ऑफिस वाले हमारे भाई हैं बहनें हैं जो काम करते हैं, तो टेबल्स जो हैं आपने जितना यानी कि स्क्रीन नीचे होगी, आपकी कुर्सी ऊपर है स्क्रीन नीचे है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए यूं झुकेंगे, आपके हाथ यूं होंगे झुकेंगे। ये जो आपका ये जो पोस्चर है, इससे आपका ये सर्वाइकल के बैक साइड पे यहाँ पर एक हम्प डेवलप होना शुरू होता है। ये चीज नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपको चाहिए कि स्क्रीन आपकी ऊपर हो, बेशक आप स्टैंड लगा के करें स्क्रीन के नीचे वो करके, ताकि आपके जब स्क्रीन ऊपर होती है ऑटोमेटिकली आपकी आंखों का ये जो एंगल है ये जैसे सीधा होता है विजन के लिए, तो उस पर आपकी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। जी जी, ठीक है। और फिर कोशिश करें कि जो कुर्सी है उसको थोड़ा सा नीचे बिठा के टेबल को आप यहां पर ले आए। इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप 6 घंटे 7 घंटे मुसलसल काम करें, आपका पोस्चर सीधा है, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी बात है हमारे यहां, मोबाइल का यूजेज स्पेशली लेट के, ये सबसे बड़ी एक हमारे यहां कॉमन चीज है, और इसकी वजह से बहुत स्पेशली औरतों को सर्वाइकोजेनिक सबलक्सेशंस के बहुत ज्यादा मसाइल इनके डेवलप होने शुरू होते हैं। क्योंकि सर जब आप खुद सोचें कि ये जो मोबाइल है ये मैं इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, और जिस टाइम मैं टेढ़ा होकर, मेरी गर्दन भी टेढ़ी है और हाथ भी टेढ़ा है, ये इस पोस्चर में आपका आहिस्ता आहिस्ता रोटेटर कफ जो है वो अपनी जगह छोड़नी शुरू करता है, स्कैपुला बाहर आना शुरू हो जाता है, और आपके ये एल्बो और रिस्ट के जो टेंडेंट्स हैं ये भी टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर जब बंदा सुबह उठता है तो या कंधा सुन होता है, या हाथ में जान नहीं होती, या एक शदीद तकलीफ होती है, या नमनेस आ रही होती है, तो बहुत सी बीमारियां हैं जो डेवलप होनी शुरू होती हैं। तो सबसे पहले ये चाहिए, आपने अगर आपने मोबाइल देखना है, आप सोफे पर बैठें, आर्म रेस्ट पे दोनों हाथों को रख के इस तरह मोबाइल पकड़ के कमर को सीधा करके आपने जितना मोबाइल देखना है आप देखें, लेकिन जिस टाइम आपने बेड की तरफ आना है बराए करम मोबाइल आपके हाथ में ना हो, नहीं होना चाहिए, सोने में बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और सर एक आखिरी बात ये मैं करूंगा यहाँ पे कि आपने कहा कि तकिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ लोग रातों को एक तो वैसे भी लेट सोने के आदी होते हैं, तो वो जो तकियों का रद्दो बदल होता है उसका आपकी नेक पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन खालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बॉडीज में हमारे तकिए का साइज रखा हुआ है। जी जी, ठीक है। नेक से लेके आपके क्लेविकल बोन के एंड तक, ये रोटेटर कफ के ऊपर तक ये जगह है, ये आपके तकिए का साइज है। सही। अब ये जो तकिए का साइज है इसमें आपने सिर्फ इतना करना होता है, ना वो तकिया इतना पतला हो ना इतना नरम हो कि आप बिल्कुल यूं इस तरह आपकी गर्दन हो जाए, क्योंकि फिर वो जो स्पेसिंग होती है रोटेटर कफ की वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है। ये अंदाज सोना ये भी बिल्कुल गलत है। तकिया अगर इससे ज्यादा मोटा होता है तो ये स्ट्रेच मिलती है, और जब स्ट्रेच, क्योंकि बंदा जब सोता है तो मसल फाइबर्स और ये सारे टेंडेंस वगैरह ये थोड़े लूसन अप हो जाते हैं, तो ये जब ये इस तरह आपकी गर्दन रहती है तो ये गर्दन अकड़ जाती है। इतना भी नहीं करना, इतना आपका साइज होना चाहिए कि हल्की सी गर्दन आपकी यूं जाए, दैट्स इट, बस। तो ये तकिए का साइज है, ये हम लोगों को चाहिए। आजकल बाकायदा सर्वाइकोजेनिक पिलोज जो है ना वो स्पेशली अवेलेबल होते हैं, तो वो जरूर लेने चाहिए, और उस पे हमें चाहिए कि हम तो उसकी साइजिंग वगैरह भी करवा लें। जी जी, जी। दूसरा ये है कि लेटते हुए जो पोजीशनिंग है, जैसे कई लोग उल्टा लेट जाते हैं, कोई सीधा लेटते हैं, कोई साइड पे लेटते हैं, तो इसमें बेहतरीन जो पोस्चर है सोते हुए वो कौन सी है? सर लेटने का पोस्चर सबसे बेहतरीन तो यह है कि आप अपनी बैक पे लेटें, लेकिन इसमें सर सबसे बड़ा जो मैं आपसे कहूंगा कि आजकल जो लोग फेस करते हैं वो फोम का इशू है। हमारे यहाँ अक्सरियत से ज्यादा जितने ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं, चाहे वो ऑस्टियो वाले हैं, चाहे वो जो भी हैं, सारे के सारे ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप ऑर्थो का फोम इस्तेमाल करें। अब सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बॉडी को एब्जॉर्बेंट बनाया है। हम अगर सख्त जगह पे लेटते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही पट्टे की तरह सख्त हो जाती है। जी जी। अब हमारी बॉडी जितनी सख्त होती चली जाती है उतना फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज आ जाएंगे आपकी बॉडी में। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो अल्लाह ने रखी है वो रहेगी नहीं, तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा।
या फिर वो इतने नरम वाले फोम होते हैं जैसे ही आप नरम वाले नॉर्मल फोम पे जब आप लेटते हैं तो आपकी वो फोम एक डेप्थ आ जाती है, एक सबमर्जेंस आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बिल्कुल जो बैक है वो इस तरह हो जाती है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे बेहतरीन चीज मैं हर एक बंदे को जो रिकमेंड करता हूं वो है कि जी आप एक अच्छा वाला 65 to 70,000 का जो आपका स्प्रिंग मैट्रेस होता है वो आपने लेना है और उसको आप यूज किया करें। स्प्रिंग का सबसे बड़ा सर कमाल ये होता है कि जिस टाइम पे आप उस पर लेटते हैं तो वो जब आप करवट बदलते हैं, आप ये खुद देख लें कि अगर आप किसी नॉर्मल फोम पे सो रहे हैं या ऑर्थो के फोम पे सो रहे हैं, जब आप करवट बदलेंगे आपको अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन स्प्रिंग पे ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग पे आप हल्का सा आप अपनी बॉडी को वो करते हैं तो स्प्रिंग अगली साइड से आपको उछालता है। वो उछालने में आपकी बॉडी सुकून में रहती है, उसको इतनी यानी कि इतना जोर उसको नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है सर कि स्प्रिंग मैट्रेस के साथ सिर्फ करना इतना पड़ता है कि हर महीने उसका जो फेस अप होता है उसको आपने बदलना है। इस तरीके से यही फोम आपका 10 साल 15 साल भी चल जाता है। मतलब ये जो आजकल बहुत हार्ड किस्म के वो ऑर्थो वाले ये बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, एक्सपेंसिव भी काफी होते हैं, जी जी, वो मुनासिब नहीं, वो मुनासिब नहीं है सर, मुनासिब। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग जिन्हें कोई महारत हासिल नहीं भी है इस फील्ड में कारोप्रैक्टर के, जी जी, मसलन फिजियोथेरेपिस्ट हैं या कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा बहुत सीख सूख के वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कारोप्रैक्टर के तौर पे। बिल्कुल। और मेरे मुशाहिदे में भी यही आया कि काफ़ी नुकसान भी हुए लोगों को। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह ये ऐसे होते हैं जिन्होंने माशाल्लाह डीपीटीज की होती हैं या उन्होंने किसी ऐसे शख्स को ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए देखा होता है, ठीक है। जिस तरह आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इंटरनेट पे वीडियोस देख के उन्होंने डीपीटी किया होता है, उनको पता होता है कि वो क्या है, लेकिन वो चीज देख कर मुशाहिदा करके वो फिर पेशेंट्स पे आजमाना शुरू करते हैं और अपने साथ फिर एक कायरोप्रैक्टर का लफ्ज लगाते हैं। अब उसमें डीपीटी बेसिकली मैनिपुलेटिव एक्सरसाइजेस देनी होती हैं बॉडी को कि बॉडी के मसल स्टिम्युलेट करें, ठीक है। अब डीपीटी में और कायरोप्रैक्टर में बहुत फर्क है। कायरोप्रैक्टर जो है वो बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये फिजिशियन होता है, इसने आपको ऑपरेशन से बचाना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करनी है, इसने आपको एज अ फिजिशियन थेरेप्यूटिक सेशंस देके इसने आपको इस कंडीशन से निकालना है। तो मसले की बात यहां पे होती है कि जिन लोगों ने, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं, आप सबसे पहली इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जैसे ही आप लोगों से मुलाकात आपकी होती है या कुछ भी होता है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये होता है कि जब आप उनको अपना एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह मेरे साथ खुद भी पर्सनली ये हुआ कि मुझे जो है ना थोड़ा सा मेरी कंधे में तकलीफ हुई, तो मैं एक बंदे के पास गया जो कहता था कि जी मैं कायरोप्रैक्टर हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। उसके पास मैं गया तो मैं बैठा और मैंने उसको बोला जी मेरे डेल्टॉइड मसल में मसला है। अब हर कायरोप्रैक्टर को पता है कि डेल्टॉइड मसल क्या होता है, जिस बंदे ने प्रॉपर डीपीटी भी की होती है उसको भी पता है कि डेल्टॉइड मसल कौन सा होता है। अब वो शख्स मेरी टांगों से शुरू हुआ, उसने कहा जी आप सब्र करें मैं आपको देखता हूं। तो मैंने उसको 2-3 मरतबा बोला, मैंने कहा भाई मेरे डेल्टॉइड मसल में मुझे मसला है। अब डेल्टॉइड एक शोल्डर का ये वाला मसल है जिसको आपने रीएडजस्ट करना होता है, वो मेरी टांगों से शुरू हुआ। अब मैं उसको यानी कि वो नोट कर रहा था, मैंने कहा चले देखता हूं ये नीचे से कौन सा ऐसा मसल है कि जो पुल करेगा और मेरा जो शोल्डर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता 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 जब उसने मेरी पूरी यानी कि जिसको कहते हैं आपके क्रैक्स निकालना, कड़ाके निकालना, वो बेसिकली उसमें मसरूफ था कि जी मैं इस बंदे के कुछ बॉडी के ऐसे वो निकालूंगा और मैं कहूँ कि जी ये बंदा फिट हो गया। उसने मेरा सारा कुछ करने की पूरी कोशिश की, कुछ जगहों के उससे निकले, कुछ जगहों के नहीं निकले। उसके बाद जब मैं बैठा उसने कहा जी अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे भाई जिस मसले के साथ मैं आया था वो मसला वहीं का वहीं है। उसने मुझे आगे से बोला, उसने कहा कि आपका मसला हल नहीं हुआ है, देखें अभी आप चेक करें। मैंने कहा भाई मेरा मसला वहीं का वहीं है, मेरे डेल्टॉइड मसल में मसला है। तो उसने आगे से कहा मुझे कि आप पिन पॉइंट करके बताएं कि आपको क्या मसला है। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे भाई आपको डेल्टॉइड मसल का नहीं पता? उस बंदे ने कहा नहीं जी आप मुझे बताएं। तो मुझे समझ आ गई। मैंने कहा मेरे भाई देखें, आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अपने साथ ये जो आपने कायरोप्रैक्टर का नाम लगाया हुआ है आपने कहाँ से किया है? और जी नहीं जी मेरे उस्ताद थे वो बाहर यूरोप से सीख के आए थे तो उन्होंने मुझे सिखाया था।
मैंने कहा वो कहाँ से सीख के आए थे, वो कायरोप्रैक्टर थे भी या नहीं थे। तो वो बेचारा अपनी बातों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो मुझे समझ आ गई कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, और फिर मैंने उठते साथ ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे भाई मुझे कंधे की तकलीफ थी, मैं कंधे की आप बैठे मैं आपका करता हूँ। मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैंने नहीं करवाना। तो इस फील्ड में वाकई आपकी बात ठीक है, बहुत ज्यादा क्वैक्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने साथ कायरोप्रैक्टर का नाम लगाते हैं और उनको कायरोप्रैक्टरी कुछ भी नहीं आती। हत्ता कि इस्लामाबाद में ऐसे लोग हैं कि जो बकायदा कहते हैं कि जी हम इकट्ठा आपके एक ही वक्त में मैं आपको 3 सेशंस दूंगा, एक सेशन के मैं 20,000 रुपीज लूंगा, इकट्ठा मैं एक ही वक्त में आपको 3 सेशंस दूंगा, आप मुझे 60,000 पे करें और आप ठीक हो जाएंगे। जबकि कायरोप्रैक्टरी में आप बकायदा जिस टाइम पे एक थेरेपी कर देते हैं उसके बाद आप बंदे को टाइम देते हैं, 10 to 15 डेज टाइम देते हैं कि बॉडी को हील करने का टाइम मिले। आप उस इन्फ्लेमेशन मेथड में आप कह रहे हैं कि आप 3 मरतबा एक्स्ट्रा जोर लगा के आप ये कहेंगे कि जी मैं अगले को क्योर कर रहा हूं, नहीं वो अगला बर्बाद हो रहा हूं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं भी हैं पैसे कमाने के लिए इस तरह की नाम लगाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। तो कोई ऐसा भी पेशेंट आपके ऑब्जर्वेशन में आया जिसका स्केलेटल सिस्टम हिल गया हो? या बिल्कुल, बहुत आए हैं, ऐसे आए हैं कि मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत से ऐसे लोगों के नाम के साथ आए हैं कि जी मैंने फलां कायरोप्रैक्टर को दिखाया है, और उसके बाद जब वो मेरे पास आए हैं तो जब मैंने उनकी थेरेपी की है, जब वो उठ के खड़े हुए कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा 70% 75% मेरा दर्द गायब हो गया है, तो अब आप मुझे बताएं कि मैं फलां जगह पर गया, मैंने ये ट्रीटमेंट करवाई, फलां जगह पे गया मैंने ये ट्रीटमेंट करवाई, फलां जगह पे गया मैंने ये ट्रीटमेंट। मैंने कहा भाई आपको आज तक कभी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया था, आपका मसला उधर का उधर ही था। मैंने आपके कोर जो आपको मसला था उसको मैंने डील किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप पेन फ्री हो गए हो। सही डॉक्टर, असल में मैंने ये देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर में लोगों को फर्क का नहीं पता। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि फिजियोथेरेपी का फील्ड कहाँ पे एंड हो जाता है और कायरोप्रैक्टर जो है वो उससे क्या मुख्तलिफ काम करता है? सर मैंने यही आपको बताया कि डीपीटी जो है वो बेसिकली सारी की सारी मैनिपुलेटिव एक्सरसाइजेस के ऊपर यानी कि सारा यानी वो करता है, फोकस करता है। बॉडी की टेंडेंट्स को और लिगामेंट्स को एक खास पैटर्न से मूव करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसको स्ट्रेचेस देना, ये कायरोप्रैक्टिक की फील्ड का सबसे अदना तरीन हिस्सा है, जबकि डीपीटी का सबसे आला तरीन हिस्सा है। ये कायरोप्रैक्टर का काम ये होता है कि वो सबसे पहले आपकी बोन अलाइनमेंट करता है, उसके बाद आपके जॉइंट्स को देखने के बाद, सारी चीजों के बाद फिर आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडेंट्स, आपके मसल्स, हर चीज को वो देखता है, एनालाइज करता है, फिर उसको अपनी जगह पे वापस रिप्लेस करता है एंगुलर मूवमेंट्स के साथ, कि जिससे वो बिल्कुल बराबर हो जाए, ताकि आप सर्जरी मोड से भी निकल आओ और आप पेन फ्री हो जाओ। लेकिन डीपीटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक खास पैटर्न से वही एक्सरसाइज बार बार रिपीट करवाते हैं, जबकि कायरोप्रैक्टर ऐसा काम नहीं करता। कायरोप्रैक्टर एक दफा एडजस्ट करता है एंड मासलाम, आप जाइए, आप ऐश करें। तो अक्सर हम ये फिर क्या कह सकते हैं कि बाज पेशेंट ऐसे हैं जो 1-2 सिटिंग्स में ठीक हो जाते हैं, और मैक्सिमम कितना टाइम लगता है इसमें? सर देखिए, मैंने आज तक जो अपना हाईएस्ट पेशेंट जो मैं लेकर गया हूं, मेरे पास एनएमडी के भी पेशेंट्स आए हैं, मेरे पास पैरापेल्जिया के भी पेशेंट्स आए हैं जिनको फालिज हुआ था। तो मैंने एट मैक्स पेशेंट्स को 8 से 10 थेरेपीज दी हैं, वो भी जो पैरालाइज्ड होते हैं, जो पैरालिसिस वाले होते हैं। नॉर्मली पेशेंट 3 to 4 सेशंस के अंदर अंदर, वो भी मैक्स में आपको बता रहा हूं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके मैं कहूं कि मोर देन 90% पेशेंट्स पहली थेरेपी के बाद ही ठीक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, उनको कोई वरी। बहुत भी ज्यादा हो गया तो सेकंड सेशन के लिए मैं लोगों को बुला लेता हूं कि जी आप सेकंड सेशन के लिए आ जाए। लेकिन नॉर्मली हर एक पेशेंट 2 से 3 सेशंस एट मैक्स में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, जिसका बहुत क्रॉनिक मसला होता है या पुराना मसला होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, बहुत ज्यादा कुछ है, तो उसको 5 to 6 सेशंस तक बात चली जाती है, लेकिन वरना नॉर्मली नहीं जाती। सही। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है लाहौर में आपकी निगाह में कायरोप्रैक्टर कोई क्वालिफाइड मौजूद हैं या सारे फिजियोथेरेपिस्ट ही कर रहे हैं प्रैक्टिस? सर मैं कायरोप्रैक्टर्स की लाइन में ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में जिसको कहते हैं कि क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर्स, मैं नहीं जानता कि जिनको आप कहें कि जी ये बंदा वाकई क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर है।
लोग अपने साथ लिखते ज़रूर हैं, लेकिन जब आप उनसे जाके बात करते हो आपको पता लग जाता है। लेकिन मतलब रिक्वायर्ड जो है एजुकेशन वो नहीं होती उनके बिल्कुल पास। उनके पास नहीं होती। ठीक। तो अब प्लान है कि आप लाहौर में, जैसे अब पिछले दिनों आपने टाइम लिया है, कि आप आते रहा करेंगे, क्योंकि लाहौर वालों को भी ज़रूरत है कि बड़ा कॉम्पिटेंट कारोप्रैक्टर हो जो उनको ऑपरेशन से बचा ले, उनको दीगर मसाइल से बचा ले। इंशाल्लाह सर, मेरी कोशिश पूरी है, मैं अपनी सर्विसेज जितनी भी दे सकता हूँ इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत है, क्योंकि इसी पे ही अल्लाह ताला ने कुरान में भी यही कहा है कि अगर तुमने एक जान बचाई हुआ है तुमने सारी इंसानियत की जान बचाई। जी बिल्कुल। तो एक्सपर्टीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है उसका आपसे सवाल भी होना है। तो लाजमन सी बात है, एक चीज होती है, कई लोग जिस तरह पहले भी मैंने बात की कि कायरोप्रैक्टर का नाम इसलिए लगाते हैं कि जी वो पैसा कमा सके। रिस्क में जाने में लाए, रिस्क आपको अल्लाह देता है, उसका वादा अल्लाह ने किया है। आप जितनी हवस एक चीज की करोगे और किसी के साथ गलत बयानी करते हैं वो चीज आपसे निकल जाएगी, अल्लाह ताला यहाँ पे भी आपसे ले लेगा और आखिरत में भी लेगा, और फिर वो जो जिल्लत होती है वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होती है। तो इंसान को चाहिए, ये पैसे के लिए काम नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि इंसानियत की खिदमत हम लोगों ने करनी है जी। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश है मेरी कि मैं इंशाल्लाह आऊं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो ये घुटनों के नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके अंदर एक हीलिंग मैकेनिज्म सिस्टम रखा हुआ है जी। आपका घुटना खुद ही हील कर सकता है। ये जो पटेला की डैमेजपन होता है या कुछ भी हो जाता है, जब तक आपका घुटना कंप्लीटली रेजा रेजा नहीं हो जाता, कंप्लीटली टूट नहीं जाता, तब तक मैं हमेशा कहूंगा कि टीकेआर नहीं करवाना चाहिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं करवानी चाहिए। ठीक। जितने आजकल के सर्जन हैं, आपको हल्का सा घुटने का पेन होता है, सबसे पहले वो आपसे एक्सरे करवाते हैं, थोड़ा सा गैप कम देखते हैं, वो कहते हैं जी आप अपना गोडा बदलवा लें। ठीक है, पहले कहते हैं हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, वो स्टीरॉयडल इंजेक्शन होता है, ओजोन के नाम पे वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद आप 3 महीने चल गए, 4 महीने चल गए, या आपको 1 हफ्ते के बाद दोबारा पेन शुरू हो गया, तो आपको कहते हैं जी अब इसका कोई और हल नहीं है, आप गोडा बदलवाएं। टीकेआर का सर टोटल खर्चा आपसे जो चार्ज करते हैं 5 से 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक भी करते हैं एक घुटने को बदलने के लिए। जी जी। इनका सर ये आपके अंदर प्लास्टिक का जो घुटना डालते हैं, टोटल 380 रुपए उसकी कीमत है, जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है। टोटल ऑपरेशनल सर्जिकल प्रोसीजर पे इनका 3000 से 3500 रुपए खर्चा आता जी। और ये आपसे कितना चार्ज करते हैं? लाखों। ठीक है, लाखों में चार्ज कर रहे हैं। अब सर ये है कि मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आए, मैं कहता हूं मोर देन 98% वो पेशेंट्स आए जिनकी उनको टीकेआर रिकमेंडेड थी, उनकी मैंने थेरेपी की, उनके लिगामेंट्स और पटेला को अपनी जगह वापस मैंने बिठाया, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ही वो ठीक हो गए। ये जेन्युइन चीज है, इसको कभी भी नहीं बदलना चाहिए जब तक ये शाटर होकर टूट ना जाए। ये लोग सर आपसे टीकेआर का जिस टाइम पे आपसे ये 5-6 लाख रुपए लेते हैं, इनका 3-3.5 रुपए खर्चा है, ये कभी भी आपको आपका घुटना, आपका पटेला आपको ये वापस नहीं करते कि जी ये आपका पटेला है, जी ये खराब था, देख लें आप इसको, आप अपने साथ ले जाइए, आपकी चीज है। ये कभी भी इस तरह नहीं करते। ये क्या करते हैं, इसी घुटने को ये साफ सुथरा करके, ये अब अल्लाह ने बनाया हुआ है, इसको साफ सुथरा करके ये सिंगापुर, ताइवान, जापान, हर जगह पर ये 6-7 लाख रुपए का बिकता है। वो शख्स आपसे 5-6 लाख रुपए सिर्फ नहीं कमा रहा, वो 13-14 लाख रुपए आपसे कमा रहा है, और वो इसी घुटने को साफ सुथरा करके यहां पर बेचकर वो मिलियंस में कमा लेता है। वो आपसे, उसने 1 मिलियन से ऊपर उसने आपसे कमा लिया। तो वो सिर्फ आपका घुटना तो नहीं होता, उसने जितने टीकेआर वाले लोगों के साथ उसने किया होता है, तो एक बंच होता है जिसको बेचता है और पैसे कमा लेता है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि जी आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जो घुटना दिया है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसके कुछ मैनेजमेंट होती है वो करनी पड़ती है, ये बिल्कुल ठीक होता है। आप अपने जेन्युइन घुटने के साथ आप चल फिर सकते हैं, दोबारा इसको मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सही, ये तो बड़ी अहम बात बताई आपने, जो मेरा ख्याल है मेरे भी नोटिस में नहीं थी। तो बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसा बनाया कि वो खुद हील करती है, तो
कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जैसे आप जैसे कोई डॉक्टर हैं उनसे हेल्प लेके तो जो नेचुरल चीज़ है उसी को ही उसी कंटिन्यू को रखा जाए। बिल्कुल ऐसे। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो बातें अभी भी बहुत सही हैं। इंशाल्लाह जब आप जी, नेक्स्ट जी, टाइम आएंगे बिल्कुल। तो फिर दोबारा जो चीज़ें रह गई हैं वो आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करें। इंशाल्लाह। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आज लकीली डॉक्टर फहद खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए थे और हमने उनसे वक्त दिया है, और जैसे कि उन्होंने बताया और मेरी पर्सनल भी ऑब्जर्वेशन यही है कि ज़्यादातर लोग कारोप्रैक्टर लिख लेते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कारोप्रैक्टर जो है वो बहुत कम है पूरे पाकिस्तान में। तो इसलिए ये एक बड़ी नेमत है कि अगर क्वालिफाइड लोग जो हैं वो आ जाएं, क्योंकि जैसे कि हमें इन्होंने भी बताया कि इससे ये फ़ायदा है कि हमें सर्जरी नहीं करानी पड़ती। सर्जरी एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, फिर ये है कि उसमें हमें साइड इफ़ेक्ट अगर कोई हो जाए, खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई नर्व डैमेज हो जाए, कोई और मसाइल हो जाए, तो फिर इसी तरीके से मैं भी क्योंकि फिजिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन में भी यही है कि बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जिनको मैदे के अल्सर हुए होते हैं। बेसिकली उनको या घुटनों में दर्द हो रही होती है, या कंधे में दर्द हो रही होती है, या कमर में दर्द हो रही होती है, गर्दन में दर्द हो रही होती है, और वो मुख्तलिफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खा रहे होते हैं, और उससे फिर मैदा भी ख़राब हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से बहुत सारी आपकी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी, आपको ये समझ आ गई होगी कि कारोप्रैक्टर कौन होता है, क्या करता है, और एक अच्छा क्वालिफाइड कारोप्रैक्टर अगर आपको मिल जाए तो आप कितने बड़े प्रॉब्लम्स जो आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे बच सकते हैं। तो आज क्योंकि वक्त कम था, इंशाल्लाह इसी मौजू पर अगली दफ़ा जब डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएंगे तो हम फिर गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफ़िज़।